Hello guys, what's up? This is Sumit Mahajan. I hope that you are doing absolutely well. So, bhai और बहनों, welcome to the GST question crackers. Now, this is our second session. मतलब हम लोग ने last session में supply under GST and charge under GST complete किया था. I hope that you have watched that video and I hope that you have liked that video. Like as in अच्छा लगा होगा वो video. सो आज के सेशन में हम लोग और दो चैप्टर्स करने वाले हैं. नंबर वन इट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ सप्लाई एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी रिटर्न्स अंडर जीएसटी. बहुत मजेदार टॉपिक्स है और इसके आंसर्स मतलब अगर क्वेश्चंस देखें तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रखे हैं कवरिंग ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट. सो ये जो टोटल अपना सीरीज है जीएसटी क्वेश्चन क्रैकर्स का, वो टोटल 7 days का है. सो लेट्स ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 7 days सो दैट हम लोगों का जीएसटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो टाइम ऑफ सप्लाई से स्टार्ट करते हैं. एंड यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एक बार फटाफट बावा लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो. और यस, ये चैनल पे तुम लोगों को काफी सारी चीजें टैक्स के रिलेटेड मिलेगी विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बाद में कमेंट जरूर छोड़ के जाना. स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई का फर्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि अपने पास मेमोरी टेक्निक है. 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर तुम लोग रिवाइज कर सकते हो. जिनको ये मेमोरी टेक्निक नहीं मालूम, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू द सुपर रिवीजन सीरीज. इधर मैंने लिंक दे दिया है या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट के इधर. उधर मैंने वो पूरा मेमोरी टेक्निक एक्सप्लेन किया है. अगर वो नहीं देखा होगा तो वो एक बार देख लेना सो दैट इजी हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हारे लिए. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Raju Private Limited receives the order and advance payment on 5th of January for carrying out an architectural design job. It delivers the design on 23rd of April. Okay. By oversight, no invoice is issued at that time and it is issued much later after the expiry of prescribed period for issue of invoice. When is the time of supply of service? Now first of all, whenever any question of time of supply comes, तुम लोगों को समझना है कि भाई this is in relation to time of supply of goods or a time of supply of services. Now they have specifically mentioned this is time of supply of services, right? Now second question पूछना है कि भाई this is forward charge mechanism or reverse charge mechanism. Now I don't see any point where they are talking about forward charge mechanism. मतलब इधर reverse they have not said anything about reverse charge mechanism, which means this is going to be a forward charge mechanism का point. एकदम बराबर है. Okay. Now the point is कि order receive कभी हुआ था? On 5th of Jan. Sorry. हाँ, received the order and advance payment for carrying out architectural design job. It delivers the design job on design on 23rd of April. Now please try to understand. ये 23rd of April को सर्विस दी गई है. अगर ये सर्विस 23rd of April को दी गई है, सबसे पहली चीज तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई होगा क्या. देखो ना, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज. उसके बाद देखेंगे कि भाई ये फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज है. सो आई कैन से इट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. सब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेदर द इनवॉइस हैज बीन रेज्ड विद इन द टाइम लिमिट और नो. इफ द आंसर इज यस, देन दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर. इफ द आंसर इज नो, दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर. कितने दिन के अंदर इनवॉइस रेज करना पड़ता है? यूजुअली नॉन कंटिन्यूस सप्लाई के केस में तुम लोगों को विद इन 30 days इनवॉइस रेज करना पड़ता है. Coming back to the question, now no invoice is issued at that time, matlab, and it is issued much later after the expiry of the prescribed period of issue of invoice. Can I say ये services है, forward charge mechanism है? Whether the invoice has been issued within the time limit, answer is no. Then I have 2 points to consider. I propose Shaki Pandya, right? S and P, that is provision of service and receipt of payment, whichever is earlier. Now, in this case, provision of service and receipt of payment. When did you provide the service? It is it has happened on 23rd of April, and the date of payment. Sorry, it should be S. And date of payment is actually on what advance में मिला ना, so it is going to be 5th of Jan. So can I say 23rd of April or 5th of Jan, whichever is earlier, is going to be 5th of Jan. So my answer is going to be what? 5th of Jan. So 5th Jan is the time of supply of services. जिनको जिनको ये टेबल नहीं मालूम, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड तुम लोगों को नीचे वो मेमोरी टेक्निक भी दिख जाएगा. ये सर्विसेज का है. अगर तुम लोगों को गुड्स का चाहिए होगा तो इसका भी तुम लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेमोरी टेक्निक फॉर द गुड्स. ठीक है, एकदम परफेक्ट है.
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव टोटल 9 क्वेश्चंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd of August, but no invoice was raised, and the transaction, that is the dispatch of cartons, were not entered in the books. Okay. There was no evidence of receipt of payments. What is the time of supply of 150 cartons for the purpose of payment of tax? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मैंने देखने के लिए, ये गुड्स है कि सर्विस है. तो कार्टन्स है, सिरेमिक कैपेसिटर्स है, तो ये गुड्स है. गुड्स में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है क्या? नहीं. सो इट इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वी हैव टू थिंग्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, राइट? तो व्हाट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस? इनवॉइस रेज नहीं किया, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल. एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस में देवर मल्टीपल पॉइंट्स. देखो ना, मल्टीपल पॉइंट्स गुड्स के केस में कौन से थे? मूवमेंट इन्वॉल्व है, नॉन मूवमेंट है, कंटिन्यूअस है, या गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस है. सो इधर पढ़ के क्या समझ रहा है? डिस्पैच समझ रहा है, डिस्पैच्ड. सो डिस्पैच मतलब क्या होगा? डिस्पैच मतलब वो होगा मूवमेंट. एंड रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द सप्लाई टू द रेसिपिएंट, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस. So removal of the goods for supply to the recipient. So removal कभी हुआ था? Dispatched on 2nd of August, and that's why for me the time of supply is going to be 2nd of August. So here does it matter मुझे पेमेंट कभी मिला है? पेमेंट कभी मैटर ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर. बताओ फटाफट. नोटिफिकेशन नंबर 662017. क्योंकि 662017 में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अगर पेमेंट बेसिकली तुम लोगों को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ date of issue of invoice and last date to issue invoice, and this is going to be 2nd of August. So my answer is going to be what? 2nd of August. बराबर है कि नहीं रे बाबा? मस्त एकदम बढ़िया एकदम. Come to the third question. A firm of advocate issues invoice for services to ABC Limited. Okay, invoice for services, remember this, to ABC Limited on 17th of Feb. The payment is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, the company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing to the company. Okay, fine. So basically additional charges basically उन्होंने की है because हुआ क्या? देखो ना क्या हुआ. Let's understand the story. Okay. Firm of advocate ने invoice issue किया on ABC Limited on 17th of February. अभी पेमेंट जो है वो ABC ने बोला कि यार नहीं दूंगा मैं. ठीक है, एबीसी ने बोला कि नहीं दूंगा मैं. ठीक है, अभी क्यों? पेमेंट इज कंटेस्टेड बाय एबीसी ऑन द ग्राउंड दैट ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द फर्म, कंपनीज केस वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन अपीयरेंस. मतलब फर्म पहुंचा ही नहीं. फर्म क्या गया? फर्म वो कोर्ट में पहुंचा ही नहीं. इसके वजह से हुआ क्या कि केस ही डिसमिस कर दिया. बराबर. विच नेसेसिटेटेड फर्दर अपीयरेंस फॉर विच द फर्म इज बिलिंग टू द कंपनी. मतलब क्या हुआ? एक डेट, फॉर एग्जाम्पल आज का डेट है, आज के डेट पे कोर्ट में अपियर होना है, पर कोर्ट में अपियर होने के लिए वो फर्म गया ही नहीं, फर्म ऑफ एडवोकेट्स. तो इसकी वजह से हुआ क्या? जो कोर्ट था वो कोर्ट में केस डिसमिस कर दिया और उसमें क्या कर दिया? दूसरा डेट दे दिया. अभी वो दूसरे डेट पे, मतलब 2 दिन के बाद का डेट आ गया समझो. अभी 2 दिन के बाद वापस फॉर्म गया समझो. अभी फॉर्म गया समझो 2 दिन के बाद. अभी वो जो 2 दिन के बाद फॉर्म गया था ना, उसके लिए दूसरा बिलिंग किया एबीसी पे. अरे एबीसी बोल रहा है ऐसे थोड़ी चलता है. तू वो जो दिन पे ओरिजिनल केस था वो दिन पे तो गया नहीं, और इसके वजह से वो 2 दिन के बाद आया वो केस. वो जब भी 2 दिन के बाद केस आया तभी तू जाता है और तू मुझे एक्स्ट्रा बिलिंग करता है उसका. मैं नहीं दूंगा पैसा, राइट? द डिस्प्यूट ड्रैग्स ऑन एंड द फाइनली पेमेंट इज मेड ऑन 3rd of November. ऐसे डिस्प्यूट हुआ और 3rd नवंबर को पेमेंट भी करनी है. ठीक है, मतलब बेसिकली पूरा टाइम पास कर रहा है भाई क्वेश्चन में. उनको उनके लाइफ में क्या हुआ, अपने को क्या करने का है? बराबर है कि नहीं? अपने को क्या करने का है? तो तुम लोग भी कैसे इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे. हाँ हाँ यार, अरे ऐसा कैसा, ये तो मैं पेमेंट अपियर नहीं हुआ तो पेमेंट कैसे? अरे छोड़ना भाई. उन्होंने क्या बोला? द डिस्प्यूट ड्रैग्स ऑन एंड फाइनली मेड अ पेमेंट ऑफ 3rd नवंबर. मेरे केस में क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे केस में इंपॉर्टेंट है सर्विस है, एडवोकेट का सर्विस है. एडवोकेट का सर्विस मतलब क्या होगा? आरसीएम. आरसीएम होगा मतलब क्या होगा? अरे भाई इधर देखना रे, सर्विसेज है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. दूर दूर तक तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज, रिलेटेड पार्टी तो नहीं लग रहे, तो ये नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज है. बावा क्लियर है रे. P61 मैंने क्या बोला था? आई प्रपोज शकी पंड्या व्हेन पंड्या वाज 61.
P was 61, P and 61. What is P? P मतलब date of payment. What is 61? 61st day from the date of issue of invoice. अपने को इतना इंपॉर्टेंट है ना यार. ओके, पेमेंट कभी किया? पेमेंट कभी किया है क्या? 3rd ऑफ नवंबर को पेमेंट किया. एक नंबर, 3rd नवंबर को तो पेमेंट कर दिया है. अभी 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. अभी 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब 61st फ्रॉम व्हाट? 17th ऑफ फेब. जब भी तुम लोग 61 कंप्यूट करोगे तभी 17 कंसीडर मत करना, 18 से आगे कंसीडर करना. 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना. पॉज करने के बाद 61 तुम लोग खुद कंप्यूट करना एंड यू गेट द आंसर प्लीज. कैन यू प्लीज गेट द आंसर? कैन यू प्लीज गेट द आंसर? इट इज गोइंग टू बी. किया क्या पॉज? पॉज किया क्या? ओके, सो डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 3rd ऑफ नवंबर. 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कम्स टू 19th ऑफ अप्रैल. विच एवर इज अर्लियर क्या होने वाला है? 19th ऑफ अप्रैल एज टाइम ऑफ सप्लाई. एक नंबर. तुम लोगों को समझा होगा. एक चीज मुझे क्यों बतानी थी तुम लोगों को, ये स्टोरी पढ़ने में टाइम पास नहीं करने का. हम लोगों को जो जो चीज चाहिए वो फटाफट उधर से उठाने का और आगे बढ़ने का. ठीक है, एकदम मस्त. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, a machine has to be supplied at site. Okay, it is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site. ठीक है, मतलब गुड्स है, गुड्स बेचे है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है. असेंबलिंग जब भी आता है ना तभी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है. असेंबलिंग जब भी आता है ना मतलब ये सर्विस है, सॉरी, गुड्स है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज फाइन. लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस के केस में ये चार चीजें तभी दिखेंगे तभी मूवमेंट नहीं है ये, क्योंकि असेंबलिंग के केस में ये नॉन मूवमेंट में आ जाएगा. याद रखना ये चीज. ठीक है, ओके. तो डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स आर एज फॉलोज. हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को दो चीज चाहिए. नंबर 1, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो वो ढूंढो. सेकंड इज लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस, विच मींस जो दिन पे डिलीवर किया. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस विच इज द डेट ऑफ डिलीवरी. अभी देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कभी है? सितंबर 17 सितंबर को परचेस ऑर्डर दिया, एडवांस दिया 50,000 का. गुड्स के केस में एडवांस का फर्क पड़ता है क्या? नहीं. विच नोटिफिकेशन? 662017 के हिसाब से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कभी मुझे क्या मिला है, एडवांस मिला है. अगर ये सर्विस होता तो मैं एडवांस की बात करता, बट ये गुड्स है इसकी वजह से मुझे 662017 लग रहा ना, इसके लिए मुझे एडवांस की बात नहीं करनी है अनलेस आई एम अ कॉम्पोजिट डीलर. बराबर, बिकॉज कॉम्पोजिट डीलर के लिए 662017 एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसको एडवांस से देखना पड़ेगा. तो इधर तो कुछ कॉम्पोजिट का बात किया नहीं है, तो इसके वजह से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस. ओके, इनवॉइस का डेट क्या है? देखो 23rd ऑफ अक्टूबर दिख रहा है इधर, एकदम मस्त का चस्का. ओके, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विल बी डिलीवरी. डिलीवरी कभी हुआ? देखो 17 सितंबर को तो परचेज ऑर्डर हुआ, 20th अक्टूबर को मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर. खेल खत्म. आ गया ना आंसर रे. 20th ऑफ अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर इज 20th ऑफ अक्टूबर. 20th ऑफ पेमेंट का फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बिकॉज ये गुड्स है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. माई आंसर शुड बी 20th of October. I hope you are absolutely clear. Come to the next question, question number 5. Investigation shows that ABC and company carried out service of cleaning and repairs of tanks in an apartment complex. Okay, क्या किया उसने? मस्त क्लीनिंग का सर्विस दिया, चकाचक एकदम. For which apartment owners association showed a payment in cash on 4th of April to them against work of this description. मैंने क्लीनिंग का चकाचक करके दिया, उन्होंने बोला चकाचक पेमेंट कर, चकाचक काम करने के लिए मैं पेमेंट करने वाला, वो भी कैश में. तो 4th अप्रैल को वो भाई ने मुझे कैश में पेमेंट किया चकाचक करने के लिए. ओके, द डेट्स ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी. एबीसी एंड कंपनी कौन? चकाचक करने वाले, एबीसी एंड कंपनी. उनके रिकॉर्ड्स में भाई डेट्स क्लियर ही नहीं है, कभी तूने क्या सर्विस दिया, क्या कुछ भी क्लियर नहीं है. एबीसी एंड कंपनी हैव नॉट इशूड इनवॉइस और एंटर्ड द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो बोल रहे कि भाई कैश में पेमेंट हुआ था, एक काम करते कि इनवॉइस भी इशू नहीं होगा और हम लोग पेमेंट भी नहीं करेंगे. अगर ये सिचुएशन है कि यार सप्लायर को सप्लायर को टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बिकॉज वो क्या है, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर है. अरे भाई सप्लायर के पास कुछ डिटेल्स ही नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने का, तो क्या करूं? अगर सप्लायर के पास कुछ डिटेल्स ही नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने का, तो इन दैट केस उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ सप्लाई बेसिस द प्रोविजंस, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, तो एक काम करो, तुम लोग रेसिपेंट की बुक्स देखो और रेसिपेंट की बुक्स में जो दिन पे उसने वो ट्रांजैक्शन दिखाया है दैट इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई. देखो द टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर दिस क्लॉज. देन इन दैट केस द डेट ऑफ
receipt of payment in the books of the supplier is not, sorry, एक second. हाँ, sorry, नीचे वाला, हाँ. The date on which the recipient of service shows receipt of such service in his books of accounts, that is going to be the time of supply. In this case, the time of supply is going to be 4th of April. समझा क्या? बिकॉज मेरे केस में तो मेरे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं रेसिपेंट के बुक्स देखूंगा, रेसिपेंट ने उनके बुक्स में क्या डाला है, 4th ऑफ अप्रैल डाला है, तो 4th ऑफ अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. एक नंबर. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिटरमाइन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. They have not asked you to compute the time of supply. They have asked you to compute time of issue of invoice. समझा क्या? ओके. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2. शक्ति एंटरप्राइजेस कोलकाता entered into a contract with Suraj Enterprises, एक नंबर, for supply of goods. क्या रे? Goods. On 31st of October 24, the goods were removed from the factory at Kolkata on 11th of October 2024. ठीक है, रिमूव किए मतलब गुड्स है, गुड्स मतलब रिमूव है मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व होगी. ओके. As per the agreement, the goods were to be delivered by 31st of October 2024. You only tell me now. Goods का कॉन्ट्रैक्ट है, रिमूवल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. What is the time limit to issue invoice? उन्होंने नहीं बोला है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. The time limit to issue invoice, since it involves movement of the goods, the time limit to issue invoice is going to be the date of removal of the goods. So time limit to issue invoice is going to be 11th of October. समझा कि नहीं रे बाबा? 11th of October. समझा क्या? बराबर है ना रे? बराबर. 11th of October. एक नंबर. बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 6 पे. ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड, ओके, an event management company has provided its services for an event at Kapoor Film Agencies, Mumbai on 5th of June 24. Payment for the event was made on 19th June 24. ये है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसने दिया होगा सर्विस दिया तो दो चीज देखेंगे, एफसीएम या आरसीएम. आई कैन से इवेंट मैनेजमेंट इज एफसीएम. इफ इवेंट मैनेजमेंट इज एफसीएम, हम लोगों को क्या देखना है? टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस देखना है. कभी करना चाहिए इनवॉइस इशू विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. मुझे बताओ प्रोविजन कभी हुआ? हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑन 5th of June. 5th of June से लेके 30 days, डोंट इंक्लूड 5th of June. सो 6, 7, 8, 9 ऐसे कंप्यूट करो और तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा 30 days का. सो 30 days कभी कंप्लीट होते हैं बताओ? 5th of July को कंप्लीट होते हैं. तो 5th of July के पहले इनवॉइस इशू करना है, ऑन और बिफोर 5th of July. समझा कि नहीं? ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6. अगर यही बैंक और वो सब होता तो 30 का 45 हो जाता, याद है ना? ठीक. क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ. नो एंड ग्रो पब्लिशर्स, अ रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया, paid an advance of 50,000 to Mr. Ganatra, an author, for the copyright covered under section 13(1). Okay, ये सर्विस है. Okay, it made the balance payment of 1,50,000 on 2/12/2024. Okay, एक पेमेंट हुआ 50,000 का on 5/9/24. 50,000 का एक्चुअल पेमेंट हुआ on 5/9/24 एंड जो 1.5 lakhs का पेमेंट हुआ वो हुआ 2/12/24. एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम. ओके. You are required to determine the time of supply if Mr. Ganatra raised the invoice on 6/10/24 and 17/12/24. कुछ इंफॉर्मेशन से इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है. पहले देखो मुझे क्या चाहिए. सर्विसेज है, बराबर. सर्विसेज है, कॉपीराइट का है, मतलब ये आरसीएम होगा कि एफसीएम होगा? ये एफसीएम होगा कि आरसीएम होगा? बताओ फटाफट फटाफट. इट इज गोइंग टू बी आरसीएम. अगर ये आरसीएम है तो देखो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज है कि नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज है. ये आरसीएम है, ये नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज है भाई, अपना फिक्स्ड है. ये तो फ्रीज हो गया. डेट ऑफ पेमेंट एंड लास्ट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. सो डेट ऑफ पेमेंट. सो जितने जितने पेमेंट्स होंगे, जिधर जिधर जो जो फॉर्मूला में पेमेंट्स आते हैं, उधर उधर जितने जितने पेमेंट्स होंगे उतने उतने अलग टाइम ऑफ सप्लाईज आएंगे. ये चीज याद रखना. बिकॉज फॉर्मूला के अंदर ही पेमेंट्स है, देन इन दैट केस उतने टाइम ऑफ सप्लाईज अलग अलग होंगे. मे बी वो दोनों के आंसर सेम हो सकते हैं, बट तुम लोग कंप्यूट दोनों अलग अलग करोगे.
सो मतलब अपने केस में 50,000 का एक पेमेंट मिला था, 150 का दूसरा पेमेंट मिला था, दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई अलग ही कंप्यूट होगा, भले उसका दोनों का आंसर बाद में सेम आए, पर ये हैबिट डाल देना कि जिधर-जिधर पेमेंट की बात आती है, जिधर-जिधर पेमेंट का फॉर्मूला आता है, उधर-उधर तुम लोग क्या करने वाले हो, अलग-अलग टाइम ऑफ सप्लाईज निकालने वाले हो। अगर मैंने 10 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया है सर्विसेज के, तो 10 अलग-अलग टाइम ऑफ सप्लाईज आएंगे सर्विसेज। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट? ओके, तो आई विल कम हियर। सो मुझे क्या चाहिए? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मुझे इधर फर्क नहीं पड़ता है कि इनवॉइस कभी रेज हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन तुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वो जो 30 डेज वाला पॉइंट अगर तुम लोग ने ये कंसिडर किया, इनवॉइस हैज बीन इशूड विद इन द टाइम लिमिट और नो, इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड विद इन, डज नॉट मैटर। हम उनको देखना है कि तुम लोगों को आरसीएम आता है कि नहीं, राइट? ओके, तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन कभी किया? देखो ना, फिफ्थ 5/9 को किया। सो 5/9 से 61 डेज आगे जाते हैं। तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं? उन्होंने जिधर आंसर दे दे चुके हैं वो लोग। देखो, 50,000 रुपीज का जब भी इनवॉइस रेज हुआ है, एक सेकंड, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सॉरी सॉरी, माय बैड, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं, क्या कर रहा है, क्या कर तो अमित महाजन, ओके, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, अभी रुको, सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। मैं बोल रहा हूँ 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कभी रेज हुआ, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, बराबर? तो 6/10 से लेके 61 डेज करेंगे हम लोग। 6/10 से लेके 61 डेज करेंगे, यस, इनवॉइस आया उधर से 61 डेज। सो 5/9/24 को 50 मिला, 61 डेज कभी मिला, 61 डेज कभी कैसे कंप्यूट करेंगे? 6 ऑफ अक्टूबर, हाँ, 6 ऑफ अक्टूबर जब भी इनवॉइस मिला उधर से लेके 61 डेज, तो वो कितना आता है? 6/12/24। सो 5/9/24 आएगा कि 6/12/24 आएगा? इट इज गोइंग टू बी विच एवर इज अर्लियर इज 5/9। तो बेसिकली 50,000 रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होता है ऑन 5/9/24 फॉर रिमेनिंग 150। प्रोविजन तो सेम रहने वाला है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 2/12, एंड 61st डे वो भी सेम रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी 6/12। माय आंसर विल बी 2/12/24 फॉर 1,50,000 के ऊपर का जीएसटी का पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 17/12 को अगर हुआ तो क्या करेंगे? इनवॉइस इशू। तो अगर 17/12 को इनवॉइस इशू हुआ है, तो ये पहला वाला तो सेम रहेगा, डेट ऑफ पेमेंट 5/9/24, एंड जो 17/12/23 से आगे 61 days, it comes to 16/2/25. You are not going to consider the date of invoice, please remember. So whichever is earlier comes to 5/9, बराबर। 150 का भी सेम, 2/12 and 16/2, whichever is earlier is 2/12, बराबर। आई थिंक ये इट शुड बी 24, करेक्ट एवरीबडी? नो प्रॉब्लम इन दिस। एक नंबर। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये दो क्वेश्चन अच्छे से करने हैं मुझे, प्लीज सब लोग इधर ध्यान देंगे। एन ऑर्डर इज प्लेस टू टीएन कंपनी शोलापुर on 18th of August 24 for supply of fabrics to make garments. Company delivered the fabrics on 4th September 24, and after completion of the order, issued the invoice on 15th of September. Payment against the same was received on 30th of September. Determine the time of supply for the purpose of payment. Okay. सबसे पहली चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है? और सप्लाई फैब्रिक्स है। अगर ये सप्लाई फैब्रिक्स होगा, डोंट यू थिंक ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? यस। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो एफसीएम की आरसीएम, क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी एफसीएम, बिकॉज आरसीएम है ही नहीं। ओके, एफसीएम है। एफसीएम में दो चीजें लगती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, लिखा है कि कुछ ऑर्डर प्लेस हुआ ये दिन पे, issued the invoice on 15th of September 24. So 15th of September 24 को इनवॉइस इशू हुआ एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। अभी ये क्या है? मतलब ये रिमूवल ऑफ द गुड, मतलब ये मूवमेंट है, नॉन मूवमेंट है? एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। Made an order, company delivered the fabrics on this, and after completion issued the invoice. The payment against this is, the basis the information which we have, they did not say anything about removal of the goods, right? And that's why we will consider this as non movement of the goods, and the date of delivery we will consider as last date to issue invoice. So date of delivery is going to be last date. So 4/12, that is last date to issue invoice, whichever is earlier is 15/9.
बराबर, एकदम बराबर, बिकॉज़ रिमूवल का इधर बात किया नहीं ना इसकी वजह से। तो नीचे तुम लोगों ने देखा ना, तो इधर मूवमेंट का बात किया है, पर इसमें मूवमेंट एक्चुअली हो ही नहीं रहा है, राइट? बिकॉज़ उसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन सीधा डिलीवरी का दिया। एंड दैट्स व्हाई मैं बोलूँ ये नॉन मूवमेंट जैसे ट्रीट करो, अज़्यूम करो चीज़ लिखते वक़्त कि सिंस इट इज़ नॉन मूवमेंट, व्हेन द डेट ऑफ डिलीवरी विल बी कंसीडर्ड एज़ लास्ट डे टू इश्यू इनवॉइस, एंड आवर आंसर इज़ आल्सो मैचिंग हियर। इट इज़ गोइंग टू बी 4th ऑफ सितंबर 2024, बराबर ना? 4th ऑफ, एक सेकंड, 4th ऑफ, अच्छा 4th सितंबर था, मैंने दिसंबर लिखा। सॉरी, 4th ऑफ सितंबर। सो व्हिचएवर इज़ अर्लियर कम्स टू 4th ऑफ सितंबर। एकदम मस्त, बढ़िया एकदम, ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। HM Industries Limited engaged the services of transporter for road transport for a consignment on 20th of May. क्या किया? सर्विसेज, एंगेज द सर्विसेज ऑफ अ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जीटीए का बात कर रहा है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory and instead was sent on 20th of July 24. Invoice was received on whatever. So हम लोगों को आगे पढ़ने के पहले मैं बताऊं, ये सर्विसेज है, यस। जीटीए का सर्विस है मतलब आरसीएम में आएगा, यस। मुझे दो चीज क्या चाहिए? डेट ऑफ पेमेंट एंड 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यू लुक ओनली फॉर दैट, यू लुक ओनली फॉर दैट, बिकॉज दे विल गिव यू हेल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई अपने को क्या चाहिए, ठीक है। ओके, डेट ऑफ पेमेंट कभी किया देखो, ये सर्विसेज दी, कुड नॉट बी सेंड इमीडिएटली, वो 20 जुलाई को सेंड किया। इनवॉइस कभी रेज हुआ ये दिन पे, एंड जो पेमेंट हुआ वो हुआ 25th ऑफ अगस्त को। वो पेमेंट कभी हुआ? 25th ऑफ अगस्त को। 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 61st डे इज गोइंग टू बी, इनवॉइस कभी रेज हुआ था? 20th जून से को इनवॉइस वाज रिसीव्ड। सो 20th जून को इनवॉइस रिसीव हुआ था, सो 20th जून से लेके 61 डेज, राइट? सो 20th जून छोड़ के आगे के जो 61 डेज आते हैं वो हम लोग कंसिडर करेंगे। सो 25th of August or 20th of August, whichever is earlier, comes to 20th of August. I hope you are absolutely crystal clear with this, right? Okay. Now there is one more point of rupees 1000 का, जो होता है ना 1000 का हम लोगों को एक्सेस अमाउंट मिलता है एडवांस में। उधर क्या लिखा है उन्होंने मालूम है क्या? देखो, सर्विसेज के केस में जब भी तुम लोगों को 1000 रुपीज का एडवांस मिलता है, मैंने क्या बोला? तुम लोग हमेशा कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई देखो सर्विसेज का, वो सर्विसेज के सब टाइम ऑफ सप्लाई में पेमेंट आता है, मतलब पेमेंट मिला, टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर सपोज टू पे मी 5000 रुपीज राइट नाउ, बराबर? तुम लोग ने मुझे पे किया 5500 रुपीज, ठीक है। मुझे 5000 मिला, दैट्स ओके, बट आई आई गॉट 500 एक्स्ट्रा, बराबर? तो मैंने बोला अरे भाई 500 तूने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो यू सेड इट इज ओके अमित, एक काम करना, ये जो 500 तूने मुझे एक्स्ट्रा पे किया है ना, वो 500 मेरे पास ही रखना, मतलब मैं मेरे पास ही रखूंगा, एंड आई विल एडजस्ट दिस 500 रुपीज विच आई रिसीव्ड एक्स्ट्रा इन अवर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मे बी 7th जुलाई को होने वाला है, 7th जुलाई 2026 को होने वाला है। वो टाइम पे क्या कर ले, वो 500 का यूटिलाइजेशन कर ले। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इधर दोस्त मुझे एक बात बता, मुझे 5000 तो मिला, 5000 पे टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोस 500 रुपीज विच आई रिसीव्ड राइट नाउ। डोंट यू थिंक टाइम ऑफ सप्लाई 500 रुपीज का ट्रिगर हो गया, क्योंकि एडवांस रिसीट जो है वो मुझे टैक्स पे टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने मुझे दो ऑप्शंस दिए। ऑप्शन नंबर वन, इट कैन बी टूडेज डेट, जब भी मुझे 500 मिला है, आई कैन पे टैक्स ऑन 500 राइट नाउ, और ये 500 पे टैक्स भरने का एक ऑप्शन ये है कि मैं जब भी जो जो मैं यूज करने वाला हूं ना, दिस 500 रुपीज अगेंस्ट द फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जब यूज करूंगा, उसका जो इनवॉइस रिलीज होगा, that can be considered as your time of supply. So time of supply can be today's date of receipt of 500, or time of supply can be the date of invoice against which I'm going to adjust this 500 rupees. I can take any, basically I have the option. अंडरस्टैंडिंग? तो ये ऑप्शन कभी मिलता है जब ये एडवांस सिर्फ और सिर्फ अप टू 1000 रुपीज होगा। अगर ये 1000 के ऊपर एडवांस होगा, वो कौन से भी रीजन के लिए हो, मुझे रिसीट के टाइम पे ही पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा। Understanding? देखो, A Limited took telecommunication service from BSNL. For the month of Jan 20 whatever, the bill amount was 5000.
It made a payment of 5,500 with an instruction to adjust the excess amount against the next month's bill, and hence the same was adjusted by BSNL in case of his next month bill payable on 5/3 whatever. What would be your answer if A Limited make a payment of 6,500? ओरिजिनल पेमेंट 5,000 था, उसको पैसा कितना मिला? 5,500 मिला। एक्स्ट्रा कितना आया? 500 आया। इसके पास दो ऑप्शन है 500 के टैक्स भरने के लिए। नंबर वन, पे द टैक्स राइट नाउ, और नंबर टू, adjust it whenever the next payment will happen. That can be the time of supply. See, if A makes the payment of 5,500 in the given case, excess amount is 500. Therefore, the time of supply of such excess amount is 5/3. That is the date of date of invoice for such excess as per the proviso. मतलब जो ऑप्शन दिया है 5/3, तभी मैं क्या कर सकता हूँ? पे कर सकता हूँ. That will be the time of supply. ठीक. दूसरा, अगर मुझे 6,000 कितना 6,500 मिला तो मेरा एक्सेस कितना है? 1,500. पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी आगे के एडजस्टमेंट का. जो दिन पे मिला, दैट इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई. मतलब बेसिकली मिला कभी, मेरे हिसाब से जैन मंथ में मिला था, इन द मंथ ऑफ जैन. तो जैन मंथ ही तुम्हारा क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई. देखो, ए लिमिटेड मेक्स द पेमेंट ऑफ 6,500. सिंस द एक्सेस अमाउंट इज 1,500 विच इज इन एक्सेस ऑफ 1,000, the above proviso will not be applicable. Basically, benefit नहीं मिलेगा. So whenever I will receive the advance, that is going to be the time of supply. Time of supply shall be the date of receipt of such excess advance amount. Yes, boss. एक number within 30 minutes we have done the time of supply के questions. I hope that you are clear with the questions of time of supply. मैंने थोड़े अलग-अलग questions करने के try किए. So yes, I hope you are absolutely clear. Now we will move ahead with the returns under GST के question. आ जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. रिटर्न्स अंडर जीएसटी, वेरी सिंपल चैप्टर. देखो, ए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड इज रजिस्टर्ड इन अंडर जीएसटी. ओके, नो प्रॉब्लम. ऑन अ क्वेरी रिगार्डिंग रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस बाय अ पोटेंशियल क्लाइंट, ए हैज रिप्रेजेंटेड हिम एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर. सी, ए क्या बोला? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं, बराबर. मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी का. क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा, तो उसने क्या किया? मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर जैसे मैंने क्या किया? रिप्रेजेंट किया. ओके. A is of the view that since he is a qualified chartered accountant with a GST registration in the name of his partnership firm, he also qualifies as a GST practitioner. Whether his understanding is correct. Now, please try to understand. His understanding is right. कि GST practitioner बनने के लिए तुम लोग अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहोगे तो तुम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो, बट नॉट ऑटोमेटिकली. उसके लिए तुम लोगों को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस लगता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है. उसके बाद ही तुम लोग क्या कर सकते हो? उसके बाद ही तुम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो. वी आर नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट कि तू जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता. तू बन सकता है, बट ओनली बिकॉज यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू कैंट बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर. If you are a practicing chartered accountant, you have to undertake certain process to become a GST practitioner. अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द ओनली डिफरेंस. तू ऐसा नहीं होता कि डीम्ड बन गया जीएसटी प्रैक्टिशनर. नहीं, तू बन सकता है, पर बनने के लिए कुछ प्रोसेस लगता है, वो फॉलो करना पड़ता है. प्लीज इधर अच्छे से देखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम जीएसटी प्रैक्टिशनर. हाउएवर, holding a certificate of practice as a chartered accountant and having GST registration does not imply that such chartered accountant is a GST practitioner as well. ऐसे कदर किधर भी नहीं बोलेंगे कि वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है. For becoming a GSTP, even a chartered accountant in practice has to follow enrollment process of GSTP as provided under the GST law. Enrollment process उसको follow करनी पड़ेगी. And only upon approval of such enrollment that practicing chartered accountant can represent himself as a GST practitioner. Very important point. तुम लोग ना ये अच्छे से देख के जाओगे, ठीक है? Enrollment process of GSTP. ये words अच्छे से देखो. And upon approval can be मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन बिकम जीएसटी. एक नंबर सर, आगे बढ़ते हैं. क्विक टैक्स. जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विस प्रोवाइडर हैज asked his clients to provide scanned copies of tax invoices which are issued to B2B customers for uploading on the GST portal and filing the return. क्या बोला? क्विक टैक्स, अ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विस प्रोवाइडर. ओके, उसके क्लाइंट्स को बोला कि भाई तेरे इनवॉइसेस दे, मुझे ना क्या करना है, मेरे जीएसटी पोर्टल पे डालना है.
तो उसको स्कैंड कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस मांगे क्लाइंट से, वेदर द प्रोसेस फॉलोड बाय क्विक टैक्स करेक्ट। अभी तुझे एक बात बताओ, क्या प्रोसेस फॉलो की जो किया है वो करेक्ट नहीं है? क्यों करेक्ट नहीं है? क्यों? बिकॉज आई अंडरस्टैंड if it is a B2B transaction, if it is a B2B transaction, at that point of time you have to give every invoice ka details in the GST return. Yes, I understand, but you don't need to give any scanned copies on the portal. Understanding? So that's why you take the data, but asking for the scanned copies of the tax invoices is not correct. Even if you take it, there is no problem, but which will unnecessarily increase the burden of the recipient, well, अपना client. So process followed is not right. You can ask for the data, that is details of your supply made to those B2B customers, which is sufficient, right? Only information is required as per the format of GST returns is to be captured in the return filing utility, and the same is to be uploaded on the GST portal and not the scanned copies of the actual. ये थोड़े अलग अलग हटके क्वेश्चंस में थोड़ा ले रहा हूं, so that जो थियोरी क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे भी तुम लोगों को आ जाएंगे लिखने के लिए, पर ये थोड़े अलग क्वेश्चंस है ना, तो अच्छे लगता है डिस्कस करने के लिए भी और याद रखने के लिए भी इजी रहेगा तुम लोग लास्ट डे किया तो। X Limited, a normal taxpayer, is winding up its business in Rajasthan. The tax consultant of X Limited has suggested that X Limited will have to file either the annual return or the final return at the time of voluntary cancellation of registration in the state of Rajasthan. वापस वाइंडिंग अप हो रहा है। वाइंडिंग अप के केस में टैक्स कंसल्टेंट ने क्या बोला मालूम है? तुझे इधर एनुअल रिटर्न भरना है या फिर फाइनल रिटर्न भरना है, दोनों में से एक ही भरना, टेंशन नहीं लेने का। डू यू अग्री विद द स्टैंड टेकन बाय टैक्स कंसल्टेंट? वेल, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, वॉलेट एनुअल रिटर्न का पर्पस इज डिफरेंट, फाइनल रिटर्न का पर्पस इज डिफरेंट। एनुअल रिटर्न का क्या है? एनुअल रिटर्न के केस में क्या है कि भाई तेरा जितना भी एक्टिव पीरियड था, वो एक्टिव पीरियड के लिए तुम लोगों को एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। अभी वो तेरा वाइंडिंग अप हुआ, फॉर एग्जाम्पल 7 जुलाई को वाइंडिंग अप हुआ, तो 7 जुलाई के तक जितना भी सप्लाई हुआ था उसका तुम लोगों को डेटा एनुअल रिटर्न में भरना ही पड़ेगा। एंड सिंस तेरा वाइंडिंग अप हो रहा है, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू फाइल व्हाट? फाइनल रिटर्न। सो इट इज नॉट रिप्लेसेबल कि चलो एक काम कर तो एनुअल रिटर्न भर दे, अच्छा वो नहीं कर रहा है, काम कर फाइनल रिटर्न भर, ऐसा नहीं है। दोनों रिटर्न हम लोगों को भरने। और ये क्वेश्चन आया ना, मस्त 2 मिनट नाचने के बाद पेपर लिखना। क्यों? बिकॉज एनुअल रिटर्न के बारे में भी लिखने के लिए मसाला है अपने पास, और फाइनल रिटर्न के बारे में भी लिखने के लिए मसाला है अपने पास, पर मसाला होना चाहिए, सिर्फ मत नाचो। हाँ, ठीक है। तो यस, सो एनुअल रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न। सर, फाइनल एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? थोड़ा सा रिवाइज करो ना। ओ, थोड़ा रिवाइज करो। 31st of December ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज द एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, बराबर। अभी फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट इज 3 months फ्रॉम लेटर ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन एंड डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। सो ये जो डेट होगा ना, उसका विच एवर इज लेटर रहना और लेना, और उधर से 3 months, बराबर। ओके बाबा, आगे बढ़ते हैं रे। क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर सुमित is a registered dealer in the state of Punjab. In the month of May, he decides to apply for QRMP scheme. Okay. As he wants to switch to QRMP scheme, he had not filed his return for the month of May and June. उसको कौन से मंथ में जाना है? मई मंथ में जाना है। उसने अभी उसका एक पहले ही कंडीशन डाल के रखा है that if you want to go in QRMP scheme, then you have to ensure that you have filed all the returns prior to the current quarter in which you have to go for QRMP. Now, if you want to go in May, then for all the previous period, you'll have to file the returns. So he had not filed his returns for the month of May and June. So which means you will not be able to go for the QRMP scheme, right? What are the conditions and restrictions of QRMP scheme? Very simple. See, Mr. Sumit has to fulfill the following conditions and restrictions. What is the first condition? By turnover ka baat karo. His aggregate turnover is up to 5 crores in the preceding financial year. Okay. He has furnished the returns in the for the preceding month as due on the date of exercising such option. Basically,
उसने सब रिटर्न्स फाइल करने चाहिए एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर, उसको कुछ एवरी क्वार्टर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, याद है क्या? क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट करने के लिए प्रीवियस क्वार्टर के मतलब फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, first day of the second month of the previous quarter, from that day till last day of the first month of the current quarter. वो बीच में मुझे क्या करना है? क्यूआरएमपी के लिए एप्लीकेशन करना है। सी मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, द एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी शैल बी मेड ऑन और आफ्टर, लैंग्वेज पे फोकस करना, और फोकस में नहीं रहे वो समझ लेना। फर्स्ट डे, पहले डे का बात करो, मंथ का बात करो, क्वार्टर, डे मंथ क्वार्टर, डे मंथ क्वार्टर, एकदम सिंपल हो जाएगा। डे मंथ क्वार्टर, पहला कौन सा था? फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, बराबर। देखो, एप्लीकेशन शैल बी मेड on or after first day of the second month of the previous quarter till the last day of the first month of the current quarter. आ गए? So day, month and quarter. ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? टोटल 6 क्वेश्चंस, अपन है 5th क्वेश्चन पे, एकदम फटाफट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखो, मिस निधि इज अ रजिस्टर्ड इंट्रास्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इन हरियाणा, ओके नो प्रॉब्लम, इंट्रास्टेट सप्लायर है हरियाणा के अंदर। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सितंबर शी वाज आउट ऑफ स्टेशन ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेज विथ हर फैमिली फॉर 55 डेज, क्या बात है। Thus, no business transaction was made during August. अगस्त में बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ कुछ भी। अभी अपने को मालूम है कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है कि अरे उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं था तो उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करने का जरूरत है क्या? अगर उसके पास जीएसटी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने का जरूरत है क्या? ये सब चीज पूछने वाले आगे। Thus, no business transaction was made during August. Miss Nidhi is of the opinion that there is no transaction. As there is no transaction, there is no need to file monthly return, that is GSTR 3B, for the month of August. Okay, उसको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए फाइल। Okay. However, her tax consultant has advised her to file nil GSTR 3B. ये स्मार्ट निकला, ये स्मार्ट निकला। Whether the advice given by tax consultant is correct? Absolutely, absolutely correct. Because भैया अगर मेरा कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो भी मुझे जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 दोनों भरने पड़ते हैं, और वो जो जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 विदाउट एनी डेटा भरना पड़ता है, उसको ही प्यार से हम लोग नुल जीएसटीआर 3 बोलते हैं। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं रे? समझा, समझा रे, जानम समझा करो। Whether the advice given by the tax consultant is correct? Absolutely correct. Nil GSTR 3 भरना पड़ेगा। Point A is done. Will your answer in A change if Miss Nidhi has placed an order for some purchases during August over her mobile phone, which has been received in her premises, and she intends to take input tax credit on the same? क्या हो रहा है सर ये? Will your answer in one मतलब A change if Miss Nidhi has placed an order for some purchases during August over her mobile phone? उसने क्या कर दिया? Purchase कर दिया, which has been received in her premises, and she intends to take ITC on the same. तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर चेंज होगा क्या? मतलब नील जीएसटीआर 3 भर सकता हूं क्या अगर मैंने इसे परचेज करके रखा है? मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि नील जीएसटीआर 3 भरना चाहिए क्या? बराबर, तो हम लोग ने बोला हाँ नील जीएसटीआर 3 भरना चाहिए। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि मैंने सिर्फ परचेज किया, मैंने कुछ सेल नहीं किया, मैंने सिर्फ परचेज किया। तो परचेज का अगर एंट्री होगा, कैन आई स्टिल फाइल नील जीएसटीआर 3 इज द क्वेश्चन। तो क्या लगता है, नील जीएसटीआर 3 भर सकता हूं क्या अगर मैंने परचेज किया होगा तो? आंसर इज अ बिग नो। आंसर इज अ बिग नो। व्हाई? बिकॉज अगर मैंने कुछ भी सी, नील जीएसटी 3 एंड नील जीएसटी 1 मतलब क्या होता है? उसमें कुछ भी नहीं है, देर इज नथिंग, नो परचेज नो सेल नथिंग। इसमें इफ देर इज अ परचेज इट डजेंट मैटर, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नील जीएसटी 3, उसको नॉर्मल जीएसटी 3 ही भरना पड़ेगा, उसको नॉर्मल जीएसटी 3 ही भरना पड़ेगा, वो नील जीएसटी 3 नहीं भर सकते, राइट? ओके, विल योर आंसर इन ए चेंज? यस। आंसर इन ए क्या है? नील जीएसटी 3 भरना पड़ेगा। हाँ, आंसर इन बी के नील नहीं, नॉर्मल जीएसटी 3 भरना पड़ेगा। बहुत डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है पर है। ओके, इफ मिस निधि हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सम परचेसेस ड्यूरिंग ऑगस्ट
तो उसका आंसर चेंज होगा क्या? 100% आंसर चेंज होगा। ऊपर नील जीएसटी 3 भी भरना है और इधर तुझे नॉर्मल जीएसटी 3 भी एक्चुअली सब भर के करना है। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है सर, वो तो नील नील हो या जीएसटी नहीं, नील जीएसटी 3 भी जो है ना, वो एसएमएस से भी फाइल हो सकता है और नॉर्मल जीएसटी 3 भी एसएमएस से फाइल नहीं हो सकता। दैट दिस इज द डिफरेंस। Understanding? Okay. Assuming in A above, Miss Nidhi does not have internet facility in her mobile and there is no facilitation center notified by the commissioner. वो बोल रहे कि अरे बाबा, निधि के पास इंटरनेट टिच नहीं है एंड देयर इज नो फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, तुम लोगों के पास इंस्टाग्राम का रील डालने के लिए इंटरनेट रहता है, तुम्हारे पास लिंक्डइन पे पोस्ट डालने के लिए कभी कभी इंटरनेट रहता है, तुम लोगों के पास यूट्यूब पे टाइम पास करने के लिए इंटरनेट रहता है, पर तुम लोगों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए इंटरनेट नहीं है। ठीक है, वो भी मान लिया। एक काम करो, एसएमएस भेजो, तुम लोग एसएमएस भेज सकते हो, तुम लोग क्या करो, एसएमएस भेजो, तुम लोगों का रिटर्न फाइल हो जाएगा। और ये हो सकता है सिर्फ नील जीएसटीआर 3 बी, सिर्फ नील जीएसटीआर 3 बी। सो मिस निधि, सो अज्यूमिंग इन ए अबव, ए मतलब वो जीएसटीआर नील जीएसटीआर 3 बी का ही बात कर रहा है। ओके, does not have internet facility, no problem, no facilitation center, no problem, you can send an sms which will be authenticated by OTP। वैसे भी तुम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके बारे में हम लोगों को पॉइंट नंबर 3 में लिखना। सो बाबा ए भी हो गया, बाबा बी भी हो गया, बाबा सी भी हो गया। एक लास्ट पॉइंट पे आता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिस्टर समीर, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, इज अनेबल टू फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द रीजन बीइंग शोन दैट टैक्स पेबल अंडर जीएसटीआर 1 which has been filed in respect of last tax period exceeds the tax payable under GSTR 3B। मतलब तूने GSTR 1 के अंदर जो ट्रांजैक्शन दिखाया, उसमें जो टैक्स लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, पे नहीं करेंगे हम, पर टैक्स लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, से फॉर एग्जांपल दैट इज ऑफ 10 lakhs। ये टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होके कहने से तूने सामने वाले जो 2B है उसको 10 लाख रुपीस का क्रेडिट दे दिया, एवरीबडी। यस, बराबर। अभी तूने 3B के अंदर 10 लाख का पेमेंट करना चाहिए था ना, और तूने क्या, कितने का पेमेंट किया? 7 लाख का पेमेंट किया। अभी तू मुझे बता, गवर्नमेंट के पास पहुंचा कितना? 7 लैक्स। सामने वाले को क्रेडिट कितना मिला फुकट का? 10 लैक्स। डोंट यू थिंक 3 लैक्स का गफला हो गया इधर? डोंट यू थिंक 3 लैक्स का इधर गफला हो गया? गफला मतलब क्या, 3 लैक्स का इधर क्या बोलते हैं यार, अभी नॉर्मल वर्ड्स ही याद नहीं आते। गफला, झोल, लोचा, ऐसे ही जो ऐसे ही सब कुछ याद आता है। गफला मतलब प्रॉब्लम, इशू, discrepancy. Can I say there is a discrepancy of 3 lakh rupees? Yes, because you are actually making a payment of 7 lakhs instead of 10 lakhs. And why it is so important? Because in GSTR 1 you showed 10 lakhs as tax, outward supply का tax, भले पेमेंट नहीं हो रहा पर समझ तो रहा है। और मैंने ट्रांसफर सामने वाले को कितना किया? 10 lakhs का किया। सो 7 lakhs का मैं गवर्नमेंट को एक्चुअल पेमेंट कर रहा हूँ और सामने वाले को क्रेडिट 10 लाख का मिला। 3 lakhs का क्या हुआ? झोल, प्रॉब्लम। So that's why government is asking you to pay those 3 lakh rupees. C, which has been filed for the corresponding tax period. Explain the procedure to be followed by the department and Mr. Samir for the same as per the provisions of Rule 88C. इसके आउटवर्ड में 1 वर्सेस 3B का हुआ तो 88C के अंदर आएगा। और कभी कभी ये भी होता है कि मेरे 2B और 3B में डिस्क्रिपेंसी है। 2B में मैंने 2B में दिख रहा है 1 लाख रुपया, पर मैंने 3B में आईटीसी लिया 1.5 का। अगेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी होता है ना, ये होता है रूल 88D के अंदर। ये मैंने एक्सप्लेन करके रखा, पर अपने लिए ये इंपॉर्टेंट। तो ये डिस्क्रिपेंसी का क्या करेंगे? अगर ये डिस्क्रिपेंसी होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है? 2 ऑप्शन दिए जाएंगे वो पर्सन को, भाई देख, इफ यू वांट टू पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी, प्लीज पे। तुझे 7 दिन देता हूं मैं, मतलब नोटिस देंगे, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और वो शो कॉज नोटिस में बताया जाएगा, देखो जब भी तुझे शो कॉज नोटिस मिल रहा है उधर से 7 दिन के अंदर अंदर चुपचाप क्या करने का? चुपचाप पेमेंट कर दे 3 लाख रुपए का, 3 lakhs का। करेक्ट? या फिर तेरे पास एक अच्छा वैलिड रीजन है कि व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, तू एक्सप्लेन कर दे। यू इधर एक्सप्लेन और यू मेक अ पेमेंट। बराबर, परफेक्ट है। तो ये जो इंटीमेशन मिलता है ना, उसके बाद समीर ने क्या करना चाहिए? ओके, तो ये मैंने डिपार्टमेंट का बात किया, डिपार्टमेंट ने ये सब करना चाहिए, भेजना चाहिए। अभी समीर का बात करते हैं। समीर ना, हाँ समीर।
अभी समीर का बात करें, समीर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? समीर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि भाई विद इन 7 डेज तू पेमेंट कर या फिर तू उसको आंसर दे दे। ठीक है, एक्सप्लेन कर। देखो, on receipt of an intimation, Samir should either deposit the amount specified in the intimation fully or partially, along with interest, or furnish a reply explaining the reasons for the amount of differential tax liability remaining unpaid within 7 days. ठीक है, अभी समीर ने रिस्पॉन्स तो दिया, समझो पेमेंट करे तो खेल खत्म, बट रिस्पॉन्स दिया उसने, उसने रिस्पॉन्स दिया, तो रिस्पॉन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिस्पॉन्स कैसा है, सैटिस्फैक्टरी, नॉन सैटिस्फैक्टरी। अगर ये सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स होगा तो भी ठीक है। अगर उसने रिस्पॉन्स जो दिया है वो बेकार रिस्पॉन्स, एकदम बेकार रिस्पॉन्स, देन इन दैट केस इफ द डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स और डज नॉट रिसीव एनी पेमेंट, कुछ भी नहीं मिला, मतलब रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, पेमेंट भी नहीं दिया, मैं डिपार्टमेंट नाखुश हो गया, डिपार्टमेंट बोल रहा है ऐसे कैसे चलेगा, तो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट करेगा रिकवरी, मतलब पेमेंट भी नहीं किया और रिस्पॉन्स भी नहीं किया, सो क्या करेगा डिपार्टमेंट, रिकवरी। बराबर। दूसरा, पेमेंट नहीं किया, रिस्पॉन्स तो दिया, बट रिस्पॉन्स ना सैटिस्फैक्टरी नहीं था, तो भी क्या करेगा, रिकवरी। अगर पेमेंट किया तो रिस्पॉन्स की जरूरत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्स। पेमेंट किया, रिस्पॉन्स दिया, वो भी सैटिस्फैक्टरी है, नो प्रॉब्स। बराबर, यही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो, वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सेड इंटीमेशन रिमेन्स अनपेड विद इन 7 days पीरियड, मतलब पेमेंट नहीं किया, एंड वेयर नो एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड, मतलब रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, रिकवरी हो जाएगा। और वेयर एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड बाय हिम इज नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल बाय द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब पेमेंट तो किया ही नहीं, पर रिस्पॉन्स दिया वो भी क्या था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, सो तो भी क्या हो जाएगा, रिकवर, द सेड अमाउंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम। सर बाकी का क्यों नहीं डिस्कस किया? अरे भाई वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों डिस्कस करें? पेमेंट कर दिया है या रिस्पॉन्स दे दिया तो क्यों डिस्कस करें? समझा क्या? एकदम अच्छे से समझा। सो आई होप दैट यू सी ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर योर लास्ट डे, एंड आई होप दैट यू आर क्लियर विद दीज टू चैप्टर्स वी डिड। नंबर 1 टाइम ऑफ सप्लाई, नंबर 2 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। हम लोग ने अभी तक 4 चैप्टर्स किए 2 वीडियोस के अंदर, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज अंडर जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, 4 चैप्टर्स हम लोग ने कर दिए हैं। प्लीज एक बार वो वीडियोस देख लेना, बहुत तुम लोगों को अच्छा लगेगा देख के, और भी इससे ऊपर अगर तुम्हारे पास कौन से क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज इसके साथ-साथ वो भी देख लेना, योर ओन मार्क्ड क्वेश्चन। ठीक है? दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक छोटा-सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब एक कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। आपका रिव्यू लिख सकते हो, कैसे लगा जो भी है तुम लोग लिख सकते हो। तो यस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकदम मस्का चस्का। So दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।